प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन। वो केस जिसके अंदर चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के बेटे डॉक्टर अरसलान इन्वॉल्व हैं, उस केस के अंदर एक और शख्सियत भी इन्वॉल्व हैं, मलिक रियाज साहब। मलिक रियाज साहब अगर इसमें इन्वॉल्व ना होते तो सिविल सोसाइटी के बाद हल्के बड़े खुश होते, क्योंकि चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी को तज़हीक का निशाना बनाने में उनको बड़ी मदद मिलती और नारे लिख लिख कर चीफ जस्टिस के बारे में वो पोस्ट करते और ब्लॉग्स के ऊपर तो खैर ये बातचीत आज ऑलरेडी शुरू हो गई है। लेकिन मलिक रियाज के आने की वजह से सिविल सोसाइटी के बाज़ इदारों के लिए बड़ी मुश्किलात पैदा हो गई हैं। सिविल सोसाइटी के बड़े जो लिबरल किस्म के लोग हैं, बड़े महान किस्म के लोग हैं, उनमें से वकला भी हैं। मलिक रियाज ने उनको बड़ी बड़ी फीसें दी हुई हैं अपने मुकदमात लड़ने के लिए। वो लॉयर्स कम्युनिटी के अंदर बड़ा उनका इंग्रेस है। क्या क्या नाम है, अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, आपको मालूम ही है किस किस ने उनको उनका डिफेंस करने के लिए अपने आप को पेश नहीं किया, क्योंकि फ़ीस वो बहुत अच्छी देते हैं। सिविल सोसाइटी के मेंबरान के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान है कि चीफ जस्टिस के बेटे के केस के ऊपर तो इशू आके ठहर ही गया, मलिक रियाज के ऊपर जब इशू आके ठहरेगा तो उसके ऊपर उनका स्टैंस क्या होगा। क्या वो करप्शन और बदउनवानी की तहकीकात को मलिक रियाज के घर तक पहुंचाने के लिए तगदो करेंगे? क्या वो कहेंगे कि इस बात से कता नज़र कि डॉक्टर अरसलान है या मलिक रियाज है, अगर कहीं पर कानून की पामाली हुई है तो आप उनकी गर्दन नापें? मलिक रियाज इन सिविल सोसाइटी के इदारों से ये भी कह सकता है कि मैं जो आपको पैसे देता हूँ अब उसको पे बैक करने का मामला है। आप जो मेरी तरफ से सहूलियात लेकर दुनिया भर में घूमते फिरते रहते हैं, अब ज़रा पे बैक टाइम है। तो देखते हैं कि सिविल सोसाइटी के अंदर से कितनी मर्दाना या जनाना आवाज़ें उठती हैं और दोनों मिलकर मलिक रियाज के ख़िलाफ़ वैसी ही तहकीकात की बात करती हैं जिस किस्म की डॉक्टर अरसलान के ख़िलाफ़ होनी चाहिए या किसी भी मुबैना तौर पर करप्ट आदमी के ख़िलाफ़ होनी चाहिए। खुफिया इदारों का भी बहुत बड़ा इसके अंदर इम्तिहान है। खुफिया इदारों का क्यों इम्तिहान है? पाकिस्तान में आप इतनी ताकत हासिल कर ही नहीं सकते अगर आपके पास तमाम इदारों के आशीर्वाद शामिल नहीं हो, अगर आपकी पुष्ट पर उन लोगों का हाथ नहीं हो। एक जाविया ये भी है कि मलिक रियाज ने चीफ जस्टिस को उनके बेटे के ज़रिए गिराने की या बिलिटल करने की कोशिश इस वजह से की है कि शायद खुफिया इदारे चीफ जस्टिस से खुश नहीं हैं। इसके ऊपर दो किस्म की डिबेट पाकिस्तान में होती रहती है। एक तो वो कहते हैं कि खुफिया इदारे चीफ जस्टिस से खुश नहीं हैं, और जब चीफ जस्टिस को ऐसा काम करते हैं जिससे हुकूमत के ऊपर ज़रब आती है तो वो कहते हैं कि ये चीफ जस्टिस खुफिया इदारों के लिए काम कर रहे हैं। तो ये बड़ी कन्फ्यूजिंग किस्म की और कन्फ्यूज़ किस्म की डिबेट है। लेकिन आजकल के तनाज़र में आपने देखा होगा कि बाज़ लोग ये बात करना शुरू कर दिया है कि उन्होंने कि खुफिया इदारों के बिहाफ पर मलिक रियाज ने ये काम किया। खुफिया इदारों का और आर्मी का नाम इसके अंदर ड्रैग होगा। डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी और बहरिया का आपस में चूली दामन का साथ है। बाज़ जगहों पर उन्होंने डिस्कनेक्ट क्रिएट करने की कोशिश की है, लेकिन पब्लिक परसेप्शन में और एक्चुअली ये डिस्कनेक्ट हुआ नहीं है। DHA ये बहुत बड़ी एक हाउसिंग सोसाइटी है और बहरिया जो है एक सुपरा हाउसिंग सोसाइटी है, उनका आपस में मेल मिलाप है। हर दूसरा जर्नैल जो रिटायर होता है वो मलिक रियाज के लिए काम करना शुरू कर देता है, और एक ऐसा इदारा जो अपने डिसिप्लिन के ऊपर उसको फ़ख्र है और होना भी चाहिए, वो रिटायरमेंट के बाद अपने जर्नैलों को कंट्रोल नहीं कर पाता कि एक ऐसे बंदे के पास ना जाइए जिसके बारे में तहकीकात ये कहती है उसने ज़मीनों पर कब्ज़ा किया हुआ है। ज़मीनों पर कब्ज़ा करने वाले के लिए आप काम करते हैं, अजीब सी बात है। इससे एक परसेप्शन डेवलप हो गया है कि मलिक रियाज और खुफिया इदारों का आपस में गहरा ताल्लुक है। अगर इस केस के अंदर खुफिया इदारों ने या आर्मी ने अपना असर और रसूख इस्तेमाल करके मलिक रियाज को बचाने की कोशिश की, अगर उनके खिलाफ तहकीकात शुरू हो गई, अगर उनके खिलाफ तहकीकात शुरू हो गई, तो लोग ये कहेंगे कि इस मुल्क के अंदर हिफाजत का सबसे बड़ा इंतज़ाम ये है कि इतनी बड़ी करप्शन करें कि सबको उसका हिस्सा बना लें, फिर आप महफूज हो जाएंगे। छोटी करप्शन पकड़ी जाती है, बड़ी करप्शन नहीं पकड़ी जाती। एक कू वाले जर्नैल को पाकिस्तान के अंदर उसके ऊपर बड़ी तनकीद होती है, होना भी चाहिए। जिस जर्नैल ने 2 कू किए होते हैं जनरल मुशर्रफ ने, उनको लंदन के अंदर आराम से फ्लैट मिल जाता है। तो पाकिस्तान में प्रोटेक्शन करने का तरीका ये है कि बहुत बड़े पैमाने के ऊपर करप्शन करें, सब इदारों को साथ लेके चले। तो खुफिया इदारे और आर्मी इसके ऊपर क्या स्टैंड लेंगी, ये एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। बैनुल अक़वामी कम्युनिटी का भी बहुत बड़ा इम्तिहान है। ये एक अजीब बात है पाकिस्तान में कि जो चोर, जो डाकू, जिसने मुल्क को लूटा हुआ होता है, जिसने आइन को तोड़ा हुआ होता है, जिसने लोगों की हकूक़ की पामाली की होती है, जो पाकिस्तान को तोड़ने पर मसरूफ़ होता है, जो बैनुल अक़वामी तौर पर पैसे लेता है, वो कराची, इस्लामाबाद, कराची, दुबई, लंदन, ये रूट पकड़ता है, आराम से लंदन में जाके बैठ जाता है।
بین الاقوامی کمیونٹی سے پاکستان کے مہان پالیسی ساز اداروں کو یہ پوچھنا تو چاہیے کہ جی ہر مجرم جو ہے آپ کے شہروں میں جا کے پناہ گزین کیوں ہو جاتا ہے اور ہم ان کو واپس کیوں نہیں لا پاتے؟ اگر ملک ریاض دوبارہ میں کہوں گا اگر یہ معاملہ بڑا ہو گیا، اگر یہ معاملہ کھڑا ہو گیا اور ٹھپ نہ ہو گیا تو ملک ریاض باہر چلے جائیں گے، ابھی بھی باہر گئے ہوئے ہیں، وہاں سے ان کو واپس کس طریقے سے لایا جائے گا؟ اور بین الاقوامی کمیونٹی سے کیا پاکستان کے ادارے یہ پوچھ پائیں گے کہ ہمارا ملزم اور ہمارا مجرم آپ کے یہاں پر کیوں بیٹھا ہوا ہے اور ہمارے مجرم اور ہمارے ملزم آپ کے یہاں کیوں بیٹھے رہتے ہیں؟ اپنے ملزمان کو تو مقدمہ قائم کیے بغیر آپ ڈرون کے ذریعے مار دیتے ہیں، مقدمہ نہیں ہوتا ڈرون کے ذریعے مار دیتے ہیں۔ ہمارے جو ملزمان ہیں جو مطلوب ہوتے ہیں آپ کے یہاں پر وہ دندناتے پھرتے ہیں، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ بین الاقوامی کمیونٹی کا بڑا امتحان ہے، نظام کا سب سے بڑا امتحان ہے۔ ناظرین، ہم نے اپنے بچوں کو بہت عرصے سے اور شروع سے یہ تربیت دی ہے، اور جو تربیت ہم نے خود بھی حاصل کی ہے وہ یہ کہ آپ نے لائن میں کھڑے ہو کے اپنے بل دینے ہیں، امتحان کے اندر آپ نے چیٹنگ نہیں کرنی ہے، حلال روزی کے اندر برکت ہے، دیانتدار کا سر بلند ہوتا ہے، جو خطاکار ہوتا ہے، جو قانون کی پامالی کرتا ہے، جو اخلاقیات کو پاؤں تلے رونتا ہے، اس کی دنیا بھی خراب ہوتی ہے اور اس کی عاقبت بھی خراب ہوتی ہے۔ پاکستان میں بہت عرصے سے ناظرین گنگا الٹی بہنا شروع ہو گئی ہے، جو جتنا بڑا مجرم ہے اس کا ہاتھ اتنا ہی تگڑا ہے، جو زمین پر جتنا زیادہ قبضہ کرتا ہے وہ اتنا ہی معتبر ہو جاتا ہے، جو قانون کی جتنی بے دھڑک انداز سے پامالی کرتا ہے اس کو اتنا ہی زیادہ تحفظ دیا جاتا ہے۔ اس ملک کے اندر آپ کا تحفظ اس بندوق کے ذریعے ہوتا ہے جو آپ نے دوسروں کی طرف تانی ہوئی ہے، اس عمل کے ذریعے ہوتا ہے جس سے آپ قانون کی پامالی کرتے ہیں۔ ہم نے اگر اس نظام کو اسی طریقے سے چلانا ہے تو پھر ہمیں اسکولوں کے اندر یہ لیکچر دینے کا اور تدریس کرنے کا عمل بند کر دینا چاہیے۔ پھر ہمیں بچوں کو بتانا چاہیے کہ آپ یا یوسف رضا گیلانی بن جاؤ، یا آپ آصف علی زرداری بن جاؤ، یا آپ ملک ریاض بن جاؤ تو پاکستان میں آپ کی پروٹیکشن ہے۔ اگر نظام نے اگزامپل کے ذریعے اچھائی کو جیت دلوانی ہے تو اس قسم کے کیسز کے اندر اس کو انتہائی منصف کا کردار ادا کرنا ہوگا۔ معاملہ صرف ایک شخص یا شخصیت کا نہیں ہے، معاملہ اس مثال کا ہے جو اس قسم کے کیسز کے ذریعے قائم کی جا سکتی ہے۔ اگر ملک ریاض جیسے لوگ تمام کام کرنے کے باوجود بچ نکلیں اور آنے والے الیکشن کے اندر 70 سیٹیں 70 سیاستدانوں کو جتوا پائیں تو میرے خیال میں ملک ریاض کی جیت نہیں ہوگی، اس سوچ کی جیت ہوگی جو کتابی حد تک جس کو کوئی تحسین کی نگاہ سے نہیں دیکھتا، لیکن عملی طور پر پاکستان میں سکہ راج الوقت گردانی جاتی ہے۔ طلعت حسین کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔